क्या मध्य प्रदेश में गुजरात फार्मूला लागू होने जा रहा है? गुजरात फार्मूला तो बड़ा ही रूथलेस फार्मूला माना जाता है। पिछले विधानसभा के चुनाव में जब बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को लग गया था कि गुजरात की जनता में काफी नाराजगी है, वहां के मुख्यमंत्री को लेके, वहां के मंत्रियों को लेके, वहां के विधायकों को लेके, तो एक झटके में बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व गुजरात के सभी नेताओं की टिकट काट दिया। तो क्या इस बार भी बीजेपी मध्य प्रदेश में वही फार्मूला लागू करने जा रही है? क्या इस बार भी बीजेपी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह को बैक सीट पर बैठाकर और नए चेहरों के दम पर चुनाव लड़ने जा रही है? नमस्कार। हम सब जानते हैं कि इसमें देश के 5 राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव होने वाले हैं। चुनाव की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। सभी राजनीतिक दल अपना अपना पोल स्ट्रेटेजी और नैरेटिव्स बनाने में जुटे हुए हैं। इसी बीच प्रत्याशियों के चयन की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है और भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में 2 किस्तों में 39 उम्मीदवारों का नाम घोषित कर दिया है। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है इन चुनावों के लिए, और जिस तरह का तैयारी देखने को मिल रही है कांग्रेस और बीजेपी दोनों तरफ से, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का चुनाव आने वाले समय में देश की राजनीति में एक नया डायरेक्शन तय करेगा, एक नया आयाम जोड़ेगा। मध्य प्रदेश में जिस तरह की तैयारी कांग्रेस की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और बाकी राजनीतिक दलों की तरफ से देखने को मिल रही है, वह अपने आप में ऐतिहासिक है। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी का अगर बारीकी से विश्लेषण किया जाए तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने परोक्ष रूप से गुजरात फार्मूला लागू कर दिया है मध्य प्रदेश में। हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पिछले 18 वर्षों से सत्ता में है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पिछले कई वर्षों से, और पहले नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे 3 बार और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बने 2014 में। मध्य प्रदेश की भी स्थिति कमोबेश यही है। राजनीतिक तौर पर अगर बीजेपी के अंदरूनी नेताओं राजनीति का आकलन किया जाए तो एक दौर था कि शिवराज सिंह चौहान का कद भारतीय जनता पार्टी के अंदर अटल अडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के बाद का माना जाता था। जनाधार की दृष्टि से, गवर्नेंस की दृष्टि से, सरकार चलाने की दृष्टि से, परफॉर्मेंस की दृष्टि से। लेकिन धीरे धीरे नरेंद्र मोदी का कद आगे आया और 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया अपना प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट, और नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में बीजेपी को कामयाबी हासिल हुई और नरेंद्र मोदी तब से पिछले 10 साढ़े 9 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या मध्य प्रदेश में गुजरात फार्मूला लागू होने जा रहा है? गुजरात फार्मूला तो बड़ा ही रूथलेस फार्मूला माना जाता है। पिछले विधानसभा के चुनाव में जब बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को लग गया था कि गुजरात की जनता में काफी नाराजगी है, वहां के मुख्यमंत्री को लेके, वहां के मंत्रियों को लेके, वहां के विधायकों को लेके, तो एक झटके में बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व गुजरात के सभी नेताओं की टिकट काट दिया और मुख्यमंत्री से लेके और मंत्री और विधायक सबको घर बैठा दिया गया और उनकी जगह पर नए चेहरे उतार दिए गए। उसका राजनीतिक लाभ भी मिला और बीजेपी को ऐतिहासिक कामयाबी मिली गुजरात विधानसभा के चुनाव में। तो क्या इस बार भी बीजेपी मध्य प्रदेश में वही फार्मूला लागू करने जा रही है? क्या इस बार भी बीजेपी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह को बैक सीट पर बैठाकर और नए चेहरों के दम पर चुनाव लड़ने जा रही है? जो सूची अब तक सार्वजनिक हुई है उसके आधार पर तो यही लग रहा है।
जिस तरह से शिवराज सिंह के धुर विरोधी माने जाने वाले केंद्र के नेताओं को विधानसभा का चुनाव का टिकट दिया गया है, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, राकेश सिंह हो, वो तमाम नेता अपने अपने क्षेत्र में मजबूत माने जाते हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के विरोधी माने जाते हैं संगठन के अंदर। और इन नेताओं के तमाम विरोधों के बावजूद शिवराज सिंह चौहान पिछले 18 साल से लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो क्या बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व इस बार एक तीर से दो निशाना करना चाहता है? एक तरफ जहां शिवराज सिंह विरोधियों को मैदान में उतार कर पूरे मध्य प्रदेश को अलग अलग छत्रपों के हवाले करके विजय का क्रेडिट छत्रपों को देना चाहता है, और दूसरा इसी बहाने शिवराज सिंह चौहान का कद घटाना चाहता है। दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान को प्रोजेक्ट न करके नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने का जो ऐलान किया गया है, वो भी अपने आप में बहुत ही पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट माना जा रहा है। क्योंकि उत्तर मध्य प्रदेश में तो शिवराज सिंह चौहान की एक अपनी अलग पॉपुलैरिटी है, खासतौर से लड़कियों के बीच में, महिलाओं के बीच में शिवराज सिंह चौहान बहुत पॉपुलर माने जाते हैं। उन्होंने जो महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना लागू की है, उसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट है पूरे मध्य प्रदेश की महिलाओं पर। तो फिर ऐसे वक्त में जब शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के बाकी नेताओं की तुलना में ज्यादा पॉपुलर लीडर हैं, एक मास लीडर माने जाते हैं, ओबीसी के एक प्रमुख चेहरों में से एक हैं, तो फिर उनको बैक सीट पर बैठाने का फैसला क्यों किया गया? क्या महज इसलिए कि एंटी इनकम्बेंसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए? क्या महज इसलिए कि शिवराज विरोधियों को खुश करने के लिए? क्या महज इसलिए कि पूरे मध्य प्रदेश को अलग अलग क्षेत्रों में बांट के और बीजेपी का और बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए? ये तो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व ही जानता होगा, लेकिन जिस तरह का एक्शन सरफेस पर दिखाई दे रहा है, उससे एक बात तय है कि शिवराज सिंह चौहान के बढ़ते कद, बढ़ती दावेदारी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को शायद रास नहीं आ रही, और इसकी शुरुआत 2014 के चुनाव के वक्त भी हो गई थी। मैं उस समय एक देश के बहुत ही बड़े मीडिया घराने में एडिटर के पद पर कार्यरत था, और मैं खुद भोपाल जाकर शिवराज सिंह चौहान के सरकारी आवास पर, जो मुख्यमंत्री आवास था, वहां पर उनका एक इंटरव्यू किया था। सियासत की बात एक मेरा शो था, पॉलिटिकल शो था, उस कार्यक्रम के तहत मैंने शिवराज सिंह चौहान का इंटरव्यू किया था। उस इंटरव्यू में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन दर्शन, बीजेपी की रीति नीति कार्यशैली, शिवराज सिंह गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस से लेके तमाम विषयों पर बहुत ही विस्तार से चर्चा हुई थी, बातचीत हुई। उस समय शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र की सरकार की रेटिंग का जिक्र किया था। तब मनमोहन सिंह की सरकार थी, योजना आयोग था, और मनमोहन सिंह की सरकार, योजना आयोग, राजीव गांधी फाउंडेशन, तीनों ने परफॉर्मेंस के मामले में शिवराज सिंह की सरकार और मध्य प्रदेश को बेहतर रेटिंग दिया था। शिवराज सिंह चौहान ने उसी को कोट किया था। शिवराज सिंह चौहान का दावा था कि हमारी राजनीतिक विरोधी जो सरकार है केंद्र में, वो भी हमारी सरकार की परफॉर्मेंस को बेहतर मानती है, मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट मॉडल को बेहतर मानती है। मैंने उनसे कहा था कि 2014 के चुनाव में 3 तरह के मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की चर्चा हो रही है। एक गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, दूसरा मनमोहन सिंह मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, और तीसरा शिवराज सिंह चौहान मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है। तो मैंने उनसे कहा था कि आप इन तीनों मॉडल ऑफ डेवलपमेंट में किस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को बेहतर मानते हैं देश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए? तो उन्होंने इस सवाल के जवाब में राजीव गांधी फाउंडेशन की मध्य प्रदेश के बारे में रेटिंग, मध्य प्रदेश सरकार के बारे में रेटिंग, उस समय के योजना आयोग के मध्य प्रदेश सरकार और शिवराज सरकार के बारे में रेटिंग,
और मनमोहन सरकार के, मध्य प्रदेश सरकार और शिवराज सरकार के बारे में रेटिंग का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में, तमाम गवर्नेंस के सेक्टर में मध्य प्रदेश देश के बाकी राज्यों की तुलना में बेटर परफॉर्मेंस कर रहा, इसलिए हमको लगातार बेहतर रेटिंग का खिताब मिल रहा। तो हम तो शिवराज मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को ही बेहतर मानेंगे देश के विकास के लिए। लेकिन तब उनको शायद ये अंदाज नहीं था कि नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में जो 2014 का चुनाव हो रहा है, उसमें इस तरह की लैंडस्लाइड विक्ट्री मिलेगी बीजेपी को। और उस जीत के बाद नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और उसके बाद उन्होंने सबसे पहले नीति आयोग बनाया, प्लानिंग कमीशन का नाम बदलकर। और ये भी एक कोइंसिडेंस ही कहा जाएगा कि पिछले 10 साल से मध्य प्रदेश का परफॉर्मेंस, अगर कांग्रेस के आरोपों को सही माने, तो मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश का परफॉर्मेंस देश के बाकी राज्यों की तुलना में लगातार पिछड़ता जा रहा है। आखिर इसकी क्या वजह है, ये तो नीति आयोग ही बता सकता है, शिवराज सिंह चौहान बता सकते हैं और मौजूदा केंद्र सरकार बता सकती है। लेकिन ये दोनों आंकड़े अवेलेबल हैं, प्लानिंग कमीशन की रेटिंग, मनमोहन सरकार की रेटिंग, राजीव गांधी फाउंडेशन की रेटिंग। अब दूसरी बात, मध्य प्रदेश में जिस पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी या पोल स्ट्रेटेजी से बीजेपी चुनाव लड़ रही है, उसमें मोदी जी का चेहरा आगे है। नैरेटिव ये तैयार किया गया है कि मोदी के मन में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के मन में मोदी। इसका मतलब और कोई नेता बीच में नहीं है, या तो जनता है नहीं तो नरेंद्र मोदी है। जनता और नरेंद्र मोदी के बीच में कोई नहीं। जितने होर्डिंग, पोस्टर, बैनर लग रहे हैं, उसमें डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों की बात हो रही है। लेकिन शिवराज सरकार की उपलब्धियों से ज्यादा नरेंद्र मोदी के सरकार की उपलब्धियों का जिक्र हो रहा है, नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों का जिक्र हो रहा है, केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जिक्र हो रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार, शिवराज सिंह सरकार की उपलब्धियों की चर्चा बीजेपी की तरफ से उतनी नहीं हो रही। तो क्या शायद इसलिए हो रहा है कि बीजेपी को लग गया है कि इस समय मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा डोमिनेंट है चुनाव में, और इस एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए शिवराज सिंह चौहान को बैक सीट पर बैठाना जरूरी है। इसलिए शिवराज सिंह चौहान को बैक सीट पर बैठाने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस की चर्चा करते हैं। कांग्रेस पार्टी को शुरू में लगता था कि वह मध्य प्रदेश का चुनाव जीत चुकी है। कांग्रेस के नेता जितने भी सर्वे आ रहे थे, उसमें बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सीटें मिलने से बहुत उत्साहित थे, खुश थे। तो जिस तरह की शुरुआती दौर पर कांग्रेस के नेताओं की तरफ से मेहनत दिखाई दी, कमलनाथ की तरफ से वह मेहनत धीरे धीरे कम होती गई। दूसरे तरफ बीजेपी ने अपने नेताओं की पूरी ताकत झोंक दी, हर तरह का संसाधन झोंक दिया, हर तरह की मशीनरी को झोंक दिया। तो नतीजा ये हुआ कि जो कांग्रेस का ग्राफ आज से 4 हफ्ते पहले एकदम ऊपर था और बीजेपी बहुत नीचे थी, आज की तारीख में बताया जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस लगभग दोनों बराबर की स्थिति में पहुंच गए। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ कांग्रेस में भी गुटबाजी है। सुरेश पचौरी, जीतू पटवारी, अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह, अरुण यादव, इन सभी नेताओं के कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से रिश्ते अच्छे नहीं हैं। शायद यही कारण है कि कमलनाथ ने शुरुआती दौर में इन नेताओं को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। और इस बात का अंदाजा जब पार्टी के सेंट्रल कमांड को लगा, तो उन्होंने जल्दी में रणदीप सिंह सुरजेवाला को मध्य प्रदेश का प्रभारी बना के भेजा। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने वहां जाने के बाद सबसे पहला काम ये किया कि इन सभी नेताओं को एक मंच पर बैठाया, एक कमरे में बैठाया, सबको जिम्मेदारी बांटी, अलग अलग क्षेत्रों के प्रभारी अलग अलग नेताओं को बनाया, जन आक्रोश यात्राओं को निकालने की भी जिम्मेदारी अलग अलग नेताओं को दी। और अब वह यात्राएं चल रही हैं और माना जा रहा है कि अक्टूबर में इन जन आक्रोश यात्राओं का समापन भोपाल में होगा, जिसमें कि खुद
प्रियंका गांधी शिरकत करेंगी और वहां आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगी। तो जो कांग्रेस पार्टी अब से 4 हफ्ते पहले बिल्कुल अपने को विजयी मान कर बैठ चुकी थी, अब उस कांग्रेस पार्टी के भी पसीने छूट रहे हैं। और पसीने छूटने का एक कारण तो बीजेपी की मजबूत पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है, बीजेपी नेताओं की जी तोड़ मेहनत है, बीजेपी के पास अपार संसाधन है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के शामिल नेताओं द्वारा पैदा की गई परेशानी है। इंडिया गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल मध्य प्रदेश में अपना प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने तय किया है कि वे मध्य प्रदेश में अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। अखिलेश यादव ने तय किया है कि वे मध्य प्रदेश में अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। बहुजन समाज पार्टी वैसे तो इंडिया गठबंधन के हिस्सा नहीं है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी भी मध्य प्रदेश में अपना उम्मीदवार उतारने जा रही है। गोंडवाना पार्टी भी मध्य प्रदेश में अपना उम्मीदवार उतारने जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी वैसे भी मध्य प्रदेश में अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। तो इस तरह से ये जितने जो इंडिया गठबंधन का कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वे, और जो इंडिया गठबंधन के कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है वे सब मिलके अगर मध्य प्रदेश में अपना अपना उम्मीदवार उतारते हैं तो वे कांग्रेस पार्टी के ही पॉलिटिकल प्रोस्पेक्ट को प्रभावित करेंगे। एंटी बीजेपी वोट का विभाजन होगा। एंटी बीजेपी वोट के विभाजन से कांग्रेस पार्टी को सर्वाधिक नुकसान होगा और उसका डायरेक्ट फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो इसलिए जो मेरा अनुमान है, मेरा जो आकलन है कि जो लोग मान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मध्य प्रदेश में जीत की स्थिति में पहुंच गई है, विजय होने की स्थिति में पहुंच गई है, वो सही नहीं है। चुनाव ज्यों ज्यों नजदीक आ रहा है, जिस तरह से पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी दिखाई दे रही है बीजेपी और गैर बीजेपी दलों का कांग्रेस के मुकाबले, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का चुनाव बहुत ही कांटे का होने जा रहा है, बहुत ही कट्टर माने कड़े का कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। और इस मुकाबले में अगर बीजेपी एक बार फिर चुनाव जीत जाती है तो कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं होगी। इसलिए अभी वक्त है, अगर कांग्रेस पार्टी सचमुच सीरियस है मध्य प्रदेश के चुनाव को लेके, तो उसको उसके सेंट्रल लीडरशिप को इंडिया गठबंधन के नेताओं से बात करनी चाहिए। इंडिया गठबंधन के नेताओं से बात करके एंटी बीजेपी जो वोट है उसके बिखराव को रोकने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि मुकाबला बीजेपी बनाम कांग्रेस हो